हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हमारा रेलवे के लिए है और स्पेशली ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए चलाया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम 3 अगस्त से 21 अगस्त को है। तो इसलिए हम साइंस के जो है साइंस में ग्रुप डी के जो है 25 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं अपना, क्योंकि साइंस का वेटेज रेलवे के एग्ज़ाम में और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा है जी के जीएस के मुकाबले। तो इसलिए, और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका ग्रुप डी के साथ साथ रेलवे के अन्य जितने भी अदर एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में काम आने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम अब अप्लाई हो रहे हैं फॉर्म, तो इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा उसका, तो उसमें जो है साइंस के 40 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें तो इसका जो है साइंस का ग्रुप डी से भी ज़्यादा जो है इसका महत्व है साइंस का, इसलिए आप इसे टेक्नीशियन के लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है वोल्ट, कूलाम, एम्पियर और ओम। तो देखिए, जो विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर। तो एम्पियर हो गया इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी होता है इसका जो मान होता है आपका, वो होता है आपका 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये होती है इसकी जी का नियतांक का मान, यानी कि 6.6734 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस खाली स्थान स्थित होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ पर स्थित होता है ये हमें बताना है। तो देखिए, इसके जो ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन है दर्पण के पीछे, और ऑप्शन बी है मुख्य अक्ष के ऊपर, और ऑप्शन सी है दक्षिण जो दर्पण है इसके सामने, और ऑप्शन डी है मुख्य अक्ष के नीचे। तो देखिए, जो उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो होता है आपका दर्पण के पीछे। तो ऑप्शन ए हो गया इसका राइट आंसर। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक खाली स्थान है। यानी कि हीरे का अपवर्तनांक जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है ये हमें बताना है। तो देखिए, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, वो होता है आपका यहाँ पर 2.42, यानी कि 2.42 जो होता है ये हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो इस प्रकार ये हो गया इसका राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, और ये है 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना है। तो देखिए, हमें क्या बताना है, कार्य। तो देखिए, जो विभवांतर होता है यहाँ पर वो होता है आपका W/Q। तो यहाँ पर जैसे कि मैं पिछले प्रैक्टिस साइट में बता चुका हूँ, W का मतलब यहाँ पर हो गया कार्य, और B का मतलब हो गया यहाँ पर विभवांतर, और Q का मतलब हो गया यहाँ पर आवेश। तो यहाँ पर तो W बराबर हमारा हमें क्या निकालना है, कार्य। तो कार्य क्या हमारे W, तो W बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हो जाएगा B/Q। तो यहाँ पर इनके मान रख लेंगे। तो B का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 17 वोल्ट। तो ये 17 गुणा, और Q का जो मान दिया है यहाँ पर 5 कूलाम, यानी कि 5। तो 17 पंजे कितना होता है, ये होता है 85। तो इसी प्रकार इसका कितना आंसर होगा, W का 85 जूल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खालिस्तान की एसआई इकाई ओम है। यानी कि इसमें बताना हमें कि किसकी एसआई इकाई ओम होती है। तो ये जो
SI इकाई जिसकी ओम होती है वो है आपका प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध की जो इकाई जो SI मात्रक होता है या SI इकाई होती है वो होती है ओम। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली धातु का क्या नाम है। तो देखिए हमें जो इलेक्ट्रिक बल्ब के जो फिलामेंट बनाया जाता है उसमें जो धातु का प्रयोग किया जाता है तो वो हमें बताना है कि वो किस धातु का बना होता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर टंगस्टन, और ऑप्शन बी है कॉपर, और ऑप्शन सी है क्रोमियम, और ऑप्शन डी है यहाँ पर निकेल। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट बनाया जाता है वो बनाया जाता है आपका टंगस्टन से, यानी कि टंगस्टन धातु से जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। तो इस प्रकार इसका ये राइट आंसर हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ क्या दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है जो वस्तु या जिसकी खोज हुई है, और आगे दिया हुआ है जिसने उसकी आविष्कार या खोज की है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, और इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कार है वो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया, या फिर चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया, या फिर टेलीफोन जो है वो जॉन लोगी बेयर्ड ने बनाया। तो देखिए इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका यहाँ पर टेलीफोन जॉन लोगी बेयर्ड ने बनाया। ये सही नहीं, क्योंकि टेलीफोन का जो निर्माण किया था वो किया था आपका ग्राहम बेल ने। तो यहाँ पर जो ग्राहम बेल थे उन्होंने क्या किया था, टेलीफोन का निर्माण किया था। यहाँ पर ग्राहम बेल। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ग्राहम बेल। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, और ये है राइबोसोम खालिस्तान बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है वसा, लिपिड, प्रोटीन या फिर स्टार्च। तो देखिए राइबोसोम जो बनाते हैं आपका वो बनाते हैं प्रोटीन, यानी कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमें बताना है कि दूध को दही में बदलने के लिए हमें किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, और दूसरा है विब्रियो, और तीसरा है लैक्टोबैसिलस, और चौथा है जो है वो है स्पिरिला। तो देखिए दूध से जो दही बनाने वाला जो बैक्टीरिया है वो है आपका लैक्टोबैसिलस, इसका प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि जो दही होती है उसमें जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। अगर हमें कोई अलग से अगर दही बनानी है तो उसका थोड़ा सा हम पानी ले लेते हैं जिसमें कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, और उसे उस दूध में जो उबाल के उस दूध में डाल के रख देते हैं, तो सुबह तक वो दही बन जाती है अच्छे तरीके से, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो उस पानी के साथ उसमें चला जाता है दूध में, और वो क्या करता है वो दूध से दही बना देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यह देखिए कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिकाएं, या फिर लाल रक्त कणिकाएं, या फिर प्लेटलेट्स और लाल रक्त कणिकाएं दोनों, या फिर प्लेटलेट्स। तो देखिए रक्त का जो थक्का जमने में जो रक्त का थक्का जमाने में या फिर जो रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है वो होती है आपका यहाँ पर प्लेटलेट्स, यानी कि ऑप्शन डी प्लेटलेट्स क्या करती है, ये रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है। वरना अगर जैसे जो विटामिन के होता है
अगर ये प्लेटलेट्स गिर जाती हैं किसी की, तो वो उसका रक्तस्राव ज़्यादा होता है और अधिक रक्तस्राव के कारण उसका जो है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जो ब्लड निकल जाएगा ज़्यादा था, क्योंकि रुकेगा नहीं, उसका थक्का नहीं जमेगा तो रुकेगा नहीं तो ज़्यादा जो है ब्लड निकलता चला जाएगा, तो उसके शरीर से धीरे धीरे ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी और लास्ट में आते आते इतनी कम हो जाएगी कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमस्टिक्स के बारे में सही नहीं है। तो इसमें बताना कि हमें प्रेमस्टिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है, इनमें इनमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रेमस्टिक्स गोलार्ध कहा जाता है। तो देखिए ये जो है ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो लगभग 80% है। तो ये भी बात भी यहाँ पर सही है। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शनों पर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर, यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसके बाद नेक्स्ट है, प्रेमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है। तो देखिए ये जो बात है ये सही नहीं है, ये बात जो है गलत है। और हमारा आंसर भी क्या है, वो यही है। ये हमारा राइट आंसर हो गया यहाँ पर। ये जो है स्टेटमेंट तो प्रेमस्टिक्स के पर्पज से मतलब गलत है, लेकिन आंसर क्या है यही, क्योंकि हमें उसमें बताना कि प्रेमस्टिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। तो हमें बताना कि जितने भी विकल्प दिए हों जैसे दालें, शहद, मांस और दूध, इनमें से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। तो देखिए ये जो है ये है आपका दूध, यानी कि दूध अपने आप में एक संतुलित आहार है, क्योंकि दूध में जो है काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें प्रोटीन भी मिलता है, कैल्शियम मिलता है और तो थोड़ा काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब कि मिनरल्स वगैरह बहुत कम मात्रा में। तो इस प्रकार दूध क्या होता है, अपने आप में एक संतुलित आहार होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैर संक्रमणकारी रोग का एक उदाहरण है। तो देखिए गैर संक्रमण रोग का जो एक उदाहरण है वो आपका इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। टाइफाइड है, निमोनिया है, जो उच्च रक्तचाप या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर इन्फ्लुएंजा है। तो देखिए गैर संक्रमण जो रोग का उदाहरण है आपका वो है यहाँ पर उच्च रक्तचाप, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जो है ये एक गैर संक्रमण रोग का एक उदाहरण। गैर संक्रमण रोग का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो संक्रमण से नहीं फैलता। तो देखिए जो टाइफाइड है उसमें ये वायरस से होता है। अगर मुंह की जो है वायरस अगर दूसरे के पास चला जाए, तो आपने देखा होगा कि जैसे जिससे क्या हमारे घर में क्या होता है, या वैसे अगर किसी एक को बुखार आ जाता है, उसके संपर्क में जो व्यक्ति दूसरा रहता है तो उसे भी बुखार आ जाता है कभी कभार उनके संपर्क में आने से। तो उससे क्या होता है, तो ये भी संक्रमणकारी हो गया। और जो निमोनिया होता है ये भी जो है पास में रहने से और जो जो मिलने जुलने से जो है ये भी हो जाता है। और इन्फ्लुएंजा ये भी संक्रमण है। और जो जो हाई ब्लड प्रेशर है, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी का हाई ब्लड प्रेशर हाई है, हाई या फिर हाई रहता है तो उसके जो आसपास रहने वाले व्यक्तियों का भी हाई हो जाएगा। तो इस प्रकार ये गैर संक्रमणकारी रोग है। और इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेरिडोफाइट होते हैं। तो इसमें जो टेरिडोफाइट क्या होते हैं ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन है, नॉन पेनिट्रेशन के बीज, या फिर बीज रहित संवहनी पौधे, या फिर बीज संवहनी पौधे, या फिर संततियों के बीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बीज रहित संवहनी पौधे। जो टेरिडोफाइट जो होते हैं ये बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, टेरिडोफाइट। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पौधे की पत्तियाँ से पानी के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं।
ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है जो है ट्रांसपीरेशन, और ऑप्शन बी है यहाँ पर रेस्पिरेशन, और ऑप्शन जो है सी है परस्पिरेशन, और ऑप्शन डी है यहाँ पर इवेपोरेशन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है यहाँ पर ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन से क्या होता है कि पौधों की पत्तियों से पानी का जो है बाष्पीकरण हो जाता है, तो इसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, और ये है निम्नलिखित में से कौन सा बहु विखंडन प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है ईस्ट, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम या फिर प्लानेरिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है यहाँ पर प्लाज्मोडियम। तो इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। यानी कि सोलेनम ट्यूबरोसम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है, ये हमें बताना। तो इसमें ऑप्शन है आलू, टमाटर, कद्दू या फिर प्याज। तो देखिए ये जो वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, ये होता है आपका यहाँ पर आलू का। तो आलू का ये वैज्ञानिक नाम हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक यौगिक नहीं है। यानी कि इसमें से कौन सा एक यौगिक नहीं है ये हमें बताना। तो इसमें ऑप्शन है लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए कौन सा जो है इनमें से यौगिक नहीं है, तो वो है आपका राइट आंसर यहाँ पर लेड। तो लेड क्या होता है, ये एक यौगिक नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है कार्बन, आयोडीन, लोहा या फिर फ्लोरीन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है लोहा। यानी कि जो लोहा होता है इसके लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। यानी कि H2SO4 का हमें आणविक द्रव्यमान बताना। तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर H2 है यहाँ पर, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 2। यानी कि हम 2 लिखेंगे, पहले क्लियर कर देता हूँ मैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 और गुणा H का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1, और प्लस यहाँ पर H कितना है 1, गुणा इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 32, और प्लस जो यहाँ पर O कितने 4, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 16। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 ही कम 2 हो गया यहाँ पर, यहाँ पर 2 हो गया, प्लस यहाँ पर 32 हो गया, और प्लस यहाँ पर कितना 64 हो गया। तो इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना हो गया है 98। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ये हो गया ऑप्शन डी 98। यू जो है ये एक आणविक द्रव्यमान की इकाई है, यूनिट है। तो इस प्रकार 98 जो इसका द्रव्यमान जो है आणविक द्रव्यमान कितना हो गया यहाँ पर 98। तो यहाँ पर 98 इसका आणविक द्रव्यमान हो गया H2SO4 का। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो एक तत्व है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें दिया हुआ है 2,8,4, और इस तत्व का हमें नाम बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है पोटेशियम है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है और सोडियम है। तो देखिए 2,8,4 जिस तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये होता है आपका यहाँ पर सिलिकॉन का। यानी कि सिलिकॉन Si जो होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2,8,4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संयोजी यौगिक खालिस्तान में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं ये किसमें विद्युत चालन जो है प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ठोस अवस्था में,
या फिर पेट्रोल या फिर केरोसिन या फिर गलित अवस्था में। तो देखिए ये जो विद्युत जो है चालन प्रदर्शित करते हैं, ये करते हैं आपका यहाँ पर गलित अवस्था में। जो विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं गलित अवस्था में जो है विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है 24 नंबर, ये है वाशिंग सोडा खालिस्तान है तो एक उदासीन लवण है या फिर एक क्षारक है या फिर एक अम्लीय लवण है या फिर एक क्षारीय लवण है। तो देखिए वाशिंग सोडा जो होता है वो होता है एक क्षारीय लवण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए ऐसी जो धातु होती है वो होती है आपका सोडियम, यानी सोडियम को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और इसके बाद जो है आज के जो हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का हमारे जो है 24 क्वेश्चन हो गए और इसके बाद इसके आगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले प्रैक्टिस सेट की। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का फ़ायदा मिल चुके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।